नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो हम सब बड़े ही इत्मीनान से आज बातें करेंगे मौर्योत्तर काल के विषय में। मौर्योत्तर काल, मौर्यों के पतन के बाद दो तरह के राज्यों का भारत में जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। एक देशी राज्य और दूसरा विदेशी राज्य। देशी राज्य के अंतर्गत हम सब तीन राजवंशों को पढ़ेंगे, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों आपको जो है देशी राजवंश के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों को ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। चूंकि इन तीनों वंशों के संस्थापक ब्राह्मण थे, इसलिए इन तीनों को ब्राह्मण वंश के रूप में जाना जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तीनों धर्मों के जो राजा थे वो भागवत धर्म के उपासक थे। ठीक ना? तो ये बातें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, विदेशी राजवंश। विदेशी राजवंश यानी आपको मौर्यों के पतन के बाद देश की जो केंद्रीय व्यवस्था थे ये कमजोर हो गई। छोटे छोटे प्रांत आपको जो है राज्य स्थापित हुए, जिनका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने भी उठाया। और विदेशी आक्रमणकारियों में पहले हिंदी यूनानी, फिर शक, फिर आपको पहलव और फिर अंतिम रूप से कुषाण, ये सभी विदेशी आक्रांता थे और भारत पर आक्रमण किए। भारत की संस्कृति से में ही रच बस गए। ये भी भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़े विशेषता रही कि जो भी यहां आया वह यहीं की माटी का बनकर रह गया। अब इन सब में बात किया जाए तो सबसे अधिक शक्तिशाली सातवाहन थे और कुषाण थे। ये दो ऐसे राजवंश थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया और उनमें सातवाहनों के द्वारा लगभग 350 वर्षों तक भारतीय भूमि पर शासन किया गया। और कुषाणों के समय में साम्राज्य का विस्तार देश के बाहर तक रहा। तो आइए हम सब आज मौर्योत्तर युग के विषय में देखेंगे। आराम से एकदम एक एक बातों को आप सब देखते चलिए, समझते चलिए, जानते चलिए। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, सामान्य तरीके से चीजों को सीखिए। मैंने एकदम अपनी भाषा जो बोल रहा हूं, यही लोकल भाषा में आपको पूरी बातें लिखकर बताने का प्रयास किया हूं। हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित है, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का शानदार श्रृंखला आपको मिलेगा। ये 999 रुपए में हिंदी इंडिविजुअल आपको उपलब्ध है। यूपी टेट शानदार तरीके से ये भी 999 रुपए में है। सुपर टेट 1799 में है। यूपी कांस्टेबल 1499 में है। यूपी पीसीएस कम आरओ का बैच ये भी आपको मिलेगा। और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर ये भी आपको मिलेगा। तो आप सभी को शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को जबरदस्त तरीके से लगा सकते हैं। तो जरूर से आप अपने श्रृंखला के साथ बने रहें और खूब मन लगा के पढ़ते रहें। देखिए, आइए हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल के विषय में। यानी 184 ईस्वी में आपको जो है कि अंतिम मौर्य वंशीय शासक जो हैं उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश शुंग वंश की नींव रखी। ठीक ना? तो ये आपको 185 से 320 वर्षों तक का इतिहास हम सब देखेंगे। आइए, मौर्यों के भस्मावशेष पर दो प्रकार के राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ। एक आपको देशी राज्य और दूसरा विदेशी राज्य। देशी राज्य के अंतर्गत हम सब शुंग वंश को, कण्व वंश को और सातवाहन वंश को देखेंगे। जबकि विदेशी राज्य के अंतर्गत हम लोग जो है
हिंद यूनानी यानी जिसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं, शक, पहलव और आपको जो है कुषाणु के विषय में हम सब देखेंगे। तो ये पूरी बातें आप सबको पता होना चाहिए। यानी टोटल मिलाकर मौर्य के भस्मावशेष पर 7 राजवंशों के द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। 3 देशी राजवंश और 4 विदेशी राजवंश, ठीक ना। तो 4 3 7 राजवंशों ने भारत पर जबरदस्त तरीके से शासन किया और उन्हीं के समय में हुए गतिविधियों को हम सब देखेंगे इतिहास के पन्नों में। आइए बातें करते हैं पहला है शुंग वंश के विषय में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो अंतिम मौर्य वंशीय शासक बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था और इसी के द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश शुंग वंश की नींव रखी गई। बृहद्रथ के विषय में और इसके हत्या के विषय में जानकारी वर्णभट्ट के हर्षचरितम ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसमें यह बताया गया है कि यह बड़ा ही भोग विलासी टाइप का आदमी था, आलसी था, राजपाठ में इसका मन नहीं लगता था, जनता इससे काफी नाराज थी। ऐसी स्थिति में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी कायरता का लाभ उठाकर इसकी हत्या करवा दी जाती है और स्वयं गद्दे पर बैठता है। लेकिन इसको भी डर था कहीं ऐसा न हो कि मगध में विद्रोह की स्थिति आ जाए, क्योंकि एक लोग जो भोग विलासता में जिसको लाभ हो रहा था वो लोग आपको बृहद्रथ के साथ थे। ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को अपना मगध को अपना केंद्र न बनाकर बल्कि ये अपनी राजधानी विदिशा को बनाया और आजीवन सेनापति की उपाधि धारण की। ये आपको बातें मुख्य रूप से रहा। देखिए, अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र सिंह ने सेनापति की उपाधि धारण की थी और ये आपको जो है धनदेव, इसका आपको जो है राज्यपाल था। और धनदेव के अभिलेख जो कि जिसे हम अयोध्या अभिलेख के नाम से जानते हैं, अयोध्या अभिलेख से आपको जो है इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। देखना, अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि आपको जो है पुष्यमित्र शुंग का सेनापति धनदेव था और आपको जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में आपको जो है यवनों का आक्रमण, ये यवन कोई और नहीं थे, यवन को कह सकते हो हिंद यूनानी, ठीक ना। हिंद यूनानियों का आक्रमण जो है इसी के समय में हुआ और इसका उल्लेख गार्गी संहिता में भी मिलता है। इसके अलावा बेटा और कहां मिलता है तो आपको जो है पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में भी ये जानकारी मिलती है कि आपको यवनों ने साकेत का मतलब है वर्तमान अयोध्या, साकेत तक जो है आक्रमण किया। लेकिन शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के द्वारा यवनों को पराजित किया जाता है। तो अयोध्या अभिलेख के अनुसार विदिशा में पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र जो था ये शासन करता था, ठीक ना। ये आपको जो है अयोध्या अभिलेख से ही इस बात की भी जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे और मित्र भी थे जिनका नाम पतंजलि था और पतंजलि जो थे इन्हीं के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। इन दोनों अश्वमेध यज्ञों की भी जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से
प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के जो मित्र थे पतंजलि, ये आपको योग दर्शन के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक, और इन्हीं के द्वारा आपको जो है महाभाष्य अष्टाध्यायी पर आपको टीका है जो कि इनके द्वारा लिखा जाता है। और इन्होंने ही योग सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना जो है इनके द्वारा की जाती है। तो ये बातें आप याद रखो। पतंजलि के महाभाष्य और मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप जो है शुंगों के समय में ही आपको रचा गया, और शुंग वंश के समय में ही एक मनुस्मृति का प्रसिद्ध वाक्य जो है कि प्रचलित है, यत्र पूज्यन्ते नारे रमन्ते तत्र देवता। ठीक ना, तो ये बातें आपको प्रचलित है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र थे, और इन्हीं के शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के राजा एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस, ठीक ना, भारत आया। और हेलियोडोरस ये आपको पहला विदेशी था, ये प्रथम विदेशी जिसने भागवत धर्म स्वीकार किया, भागवत धर्म स्वीकारा। ये बात आपको कहां से मिलती है? तो हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से, या आपको जो है बेसनगर स्तंभ, या इसे ही गरुड़ स्तंभ लेख, या इसे ही विदिशा अभिलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदिशा अभिलेख के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसी अभिलेख से आपको जो है भागवत धर्म की जानकारी देने वाला ये प्रथम अभिलेख माना जाता है। भागवत धर्म की जानकारी आपको सर्वप्रथम इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये बात भी आप सब याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा, चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएंगी। नेक्स्ट, विदिशा में 1877 ईस्वी में कनिंघम द्वारा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है ये खोजा गया, और हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ भी माना जाता है। खासकर भागवत धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म का मतलब है भागवत धर्म, भागवत धर्म से संबंधित आपको जो है प्रथम प्रस्तर पत्थर का अभिलेख माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया है, और ऐसा आपको बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 84,000 बौद्ध मठों का, यानी मठों को तोड़ा गया, जो कि सरासर पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है, और ये बात के प्रमाण कालांतर में पता चलते हैं। सांची का महास्तूप, ये सांची इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण आपको अशोक द्वारा करवाया गया था, ठीक ना, अशोक ने करवाया था। महास्तंभ पर काष्ठ वेदिका लगी थी, यानी जो तोरण द्वार था, ये तोरण द्वार पर आपको काष्ठ वेदिका लगी थी। लेकिन इस काष्ठ वेदिका को हटा के पाषाण वेदिका का निर्माण जो है ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा, ठीक ना, शुंग द्वारा आपको जो है पाषाण वेदिका का आपको आधार रखा गया। तो ये याद रखिएगा, लकड़ी तो खराब हो जाती, लेकिन पत्थर जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ये आप याद रखो। नेक्स्ट, 1773 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम
जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक के रूप में आप जानते हैं, हम जानते हैं, द्वारा मध्य प्रदेश के सतना के समीप भरहुत स्तूप के विषय में जानकारी मिलती है। और ये भरहुत स्तूप जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही बनवाया गया है। इस स्तूप के तोरण द्वार पर शुंग नरजे लिखा हुआ है, ठीक ना। शुंग नरजे का मतलब शुंग शासकों के द्वारा इसका निर्माण जो है किया गया है। ये बातें आपको जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अंतिम शुंग वंशीय शासक देवभूति का उल्लेख का उसके मंत्री वसुदेव कणव द्वारा वध कर दिया जाता है और वध करके एक नए राजवंश कणव वंश की नींव रखी जाती है। कणव वंश ये भी आपको जो है कि इसकी स्थापना आपको जो है कि वसुदेव कणव द्वारा की जाती है। ये 75 से 30 ईसा पूर्व के आसपास इस राजवंश के द्वारा शासन किया जाता है। कणव वंश भी शुंगों की भांति ब्राह्मण वंश के रूप में इसे जाना जाता है। ब्राह्मण वंशीय कणव वंश में वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मन ये 4 कुल मिला के शासक हुए, जिनमें आपको 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के बारी बारी से इनके द्वारा आपको शासन किया जाता है। तो ये आप याद रखो 12, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण चीजें। अंतिम कणव वंशीय शासक सुशर्मन की हत्या उसके सेनापति सिमुक ने कर एक नए राजवंश सातवाहन वंश के नींव रखी। अब देखो यहीं पे एक प्रश्न नोट के रूप में लिख सकते हो। नोट के रूप में कागज कलम लिए हो तो नोट कर लो कि शुंग वंश एवं कणव वंश दोनों की स्थापना राजा की हत्या कर किया गया। और राजा की हत्या के साथ ही समाप्त हुआ। तो ये बातें आप सब अपने मन मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए। ये चीजें देख लीजिएगा, आपको जो है कि एकदम जबरदस्त तरीके से बातें आपको बताई गई हैं, ठीक ना। तो इन चीजों को चूंकि मैं जो है बहुत मिमिक्री नहीं करता, आपको फैक्ट बातों को बताने का प्रयास करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा आप बेहतर चीजों को समझें। देखिए ये आपको 299 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो की शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी 199 रुपए में। इसके अलावा पेट कंबो की श्रृंखला 350 रुपए में, आपको पेट की बुक 300 रुपए में। आरो की ये हिंदी की श्रृंखला है, आप इसे परचेज कर सकते हैं हिंदी को और पढ़ सकते हैं। लेखपाल कंबो की भी आपको किताब मिलेगी, आप इसे भी परचेज करिए और खूब पढ़िए। आइए हम सब बात करते हैं सातवाहन वंश के विषय में। सातवाहन वंश पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्तीय कहकर संबोधित किया गया है, परंतु अभिलेखों में इसे सातवाहन कहकर संबोधित किया गया है। तो ये 2 अलग अलग नाम मिलते। विद्वानों ने यह आपस में राय बनाई कि इन्हें क्यों न हम सब आंध्र सातवाहन वंश कहें। तो इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी
इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईस्वी में करके सिमुक या सिंधुक ने एक नए राजवंश ब्राह्मण वंश के नींव रखे। सातवाहन वंश के अंतर्गत ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर तृतीय शताब्दी तक, यानी लगभग 4 शताब्दियों तक कुल 30 शासकों के द्वारा आपको शासन किया जाता है। यानी मौर्यों के पश्चात भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश के रूप में सातवाहन वंश को हम सब जानते हैं। लगभग 350 से 380 वर्षों तक सातवाहन शासकों के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर शासन किया जाता है। इस वंश का शासनकाल सबसे लंबा रहा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था, ये बातें भी पता है। पुराणों में इस वंश का संस्थापक सिमुक या सिंधुक मिलता है। सिमुक ने 30 ईसा पूर्व कणों से राज्य छीना और अब अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाई। इसे प्रतिष्ठान या पैठन या पोतन को अपनी राजधानी बनाई। सातवाहन वंशों में जो पहला ख्यातिपूर्ण शासक हुआ वह आपको सातकर्णी प्रथम के शासन की जानकारी उसकी पत्नी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है। और इसमें आपको सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ कराने की जानकारी भी आपको प्राप्त होती है। इतिहास में इस बात की जानकारी मिलती है कि युद्ध में जहां सातकर्णी प्रथम बहुत अधिक महान था, वहीं शांति प्रियता के मामले में हाल उसका बाप था। याद रखो, ठीक ना। बड़ा ही शांति प्रिय व्यक्ति हाल हुआ। इसने भी अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाई। ये बहुत बड़ा विद्वान था। उसके साथ साथ विद्वानों के महान संरक्षक के रूप में भी हम इसे जानते हैं। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की और इस गाथा सप्तशती में हाल ने अपने स्वयं के प्रेम संबंधों को उजागर किया। इसके अलावा इसके दरबार में 2 महान विद्वान निवास करते थे। एक का नाम गुणाढ्य था और दूसरे का नाम जो था वह आपको सर्ववर्मन था। गुणाढ्य के द्वारा बृहद कथा कोश की रचना की गई और सर्ववर्मन के द्वारा कातंत्र की रचना की गई। कातंत्र को कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ के रूप में हम सब कातंत्र को जानते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक ना। और कातंत्र की रचना किसने की थी? तो सर्ववर्मन के द्वारा आपको कातंत्र की रचना की गई है। इस वंश का सबसे महानतम शासक जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। इससे छहरात्र शासक नहपान को, छहरात्र का मतलब होता है शक शासक या सीथियन शासक, शक शासक या सीथियन शासक नहपान को पराजित किया,
ठीक ना, और उससे उज्जैन के आसपास के क्षेत्र को छीन लिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेनकंटक नामक नगर की स्थापना भी की। सातकर्णी ने कंदरमन शाखा के महाक्षत्रप रुद्रदामन से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता कहकर संबोधित किया गया है। इसी के शासनकाल में भूमि दान देने की प्रथा की भी शुरुआत हुई और भूमि दान बौद्धों को, हिंदुओं को यह भूमि दान इसी के समय में हुआ। इसी के समय में दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था को भी लागू किया गया, यानी जन्म के आधार पर न होकर बल्कि कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था इसके समय में लागू किया गया। इसी के समय कार्ले की गुफा जो है इसे भी आपको मिला, दान में दिया गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का संरक्षक था। इसने कुछ साधुओं को भूमि दान भी दिया। सातवाहन काल में सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख मिलता है। कन्हेरी अभिलेख में पुलुमावी को रुद्रदामन का दामाद कहा गया है, यानी ये पुलुमावी जो था ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। पुलुमावी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को शक शासक रुद्रदामन के द्वारा कई बार पराजित किया गया, लेकिन दामाद होने के कारण इसे छोड़ दिया गया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी सातवाहन के नौ सैनिक का काफी विकास वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के काल में हुआ। पुलुमावी को दक्षिणा पथपति तथा प्रथम आंध्र सम्राट कहकर संबोधित किया गया है। इसने ही अमरावती को, किसे, अमरावती को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी के रूप में बनाया, ये बात भी आप याद रखो। पुलुमावी के बाद शिव श्री सातकर्णी जो है ये गद्दे पर बैठा और इसके बाद शिव सातकर्णी बैठा। तो इस तरह से आपको जो है कि शासन किया गया और सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक जो था यज्ञश्री सातकर्णी था। इसके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। अतः इस बात का संकेत मिलता है कि इसके द्वारा नौ सैनिक अभियान किया गया होगा और 9 सैनिकों का गठन किया गया होगा। चूंकि इसमें जितने जीव जंतु हैं सब जल में रहने वाले हैं, तो इस बात का आपको संकेत होता है कि ये जो है कि 9 सैनिक गठित किया होगा। पोर्ट जीटर के अनुसार यज्ञश्री के समय में पुराणों का पुनः संपादन किया गया। सात वंश का अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ था और इसके समय में सातवाहन राजवंश छिन्न भिन्न हो गया और इस तरीके से भारत में देशी जो 3 राज्य थे आप सबने देखा, शुंग वंश, कणव वंश और आपको जो है कि सातवाहन वंश।
तो इन सभी राजवंशों को हम सबने शानदार तरीके से पढ़ा, याद रखा। आइए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आपको जो है कि वनले 2499 रुपए में आपको शानदार श्रृंखला के रूप में ये उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और एकदम आराम से इन चीजों को करिए, पढ़िए, और पढ़ेंगे नहीं तो चीजें सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम सब एक बार शानदार तरीके से इन चीजों को देखें, पढ़ें और समझें। आइए, डेली वीडियो क्लासेस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको जो है हमारी संस्था देती है। आप इसे शानदार तरीके से पढ़ें और खूब लाभ लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सातवाहन वंश से, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसे एवं पोटे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। अमरावती, जिसे धान्यकूट के नाम से जानते हैं, ये स्तूप यहाँ पे सातवाहनों के द्वारा ही बनवाया गया। सातवाहन नरेश सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आपको अनुष्ठान करवाया। भूमि अनुदान देने के प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहनों के काल में ही प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ में अज कालकीय और करजंग, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक ना, आपको जो है लोनावला के पास में आपको मिलेगा, नामक ग्राम दान में दिए। सातवाहन शासक हाल प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। सातवाहनों के समय का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह भड़ौच हुआ करता था। सातवाहन जो थे ये वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायी माने जाते थे, लेकिन ये अन्य धर्मों के प्रति भी संभाव की दृष्टि इनकी बनी रहती थी। सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु वंश द्वारा नागार्जुनी कुंड स्तूप का निर्माण आपको करवाया गया था। ये आपको याद होना चाहिए इक्ष्वाकु वंश के विषय में। अब आइए विदेशी राज्य। विदेशी राज्यों में मैंने बात किया था इंडो ग्रीकों के विषय में, शकों के विषय में, पहलवों के विषय में और कुषाणों के विषय में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण वंश है, ठीक ना। देखिए, इंडो ग्रीक को यवन आक्रमण या बैक्टीरियन के नाम से भी जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा किया गया। प्रथम इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस, ये याद रखना, ठीक ना, डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा ही आपको जो है 183 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया गया। और उस समय मगध का शासक जो था पुष्यमित्र शुंग था, अभी मैंने बताया ना। और इसकी जानकारी कहां मिलती है, तो गार्गी संहिता में, और आपको जो है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि यवनों ने आपको जो है कि साकेत और पाटलिपुत्र तक जो है अभियान किया था। डेमेट्रियस ने साकल, जिसे सियालकोट कहते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में है, को अपनी राजधानी बनाई। यह प्रथम शासक था जिसने द्विभाषीय प्रकार के सिक्के इसके द्वारा आपको चलवाए गए थे। डेमेट्रियस प्रथम वंश के प्रसिद्ध शासक एक मिंडार था, और मिंडार ने अपनी राजधानी शाकल को ही बनाई थी। एक एक लाइन, बस मैं इधर उधर की बात भी नहीं कर रहा हूं, एक एक लाइन जो आपकी परीक्षा में इन केन प्रकार इन्हें पूछा गया है, मैं वही लाइन भर आपको बताया। राजा मिंडार की जानकारी मिलिंद पुनोह ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा किया गया है। और मिलिंद पुनोह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मिलिंद के प्रश्न,
यानी नागसेन और राजा मिंडार या मिलिंद के बीच एक संवाद हुआ और उसी संवाद का आपको जिक्र इन सभी जगहों पे मिलेगा। ठीक ना? तो आप शानदार तरीके से इन चीजों को देखते चलो, बनाते चलो, जानते। दूसरा इंडो ग्रीक आक्रमण यूक्रेटाइटिस के नेतृत्व में किया गया और इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। भारत में यूक्रेटाइटिस वंश का प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स हुआ, जिसने शुंग वंशीय शासक भागभद्र के 14वें वर्ष में हेलियोडोरस नामक आपको जो है विद्वान को भेजा था। हेलियोडोरस भारत आया और विदिशा अभिलेख, जिसे बेसनगर अभिलेख या गरुड़ स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। भागवत धर्म को स्वीकार करने वाला हेलियोडोरस प्रथम शासक था। ठीक ना? यह प्रथम शासक था जिसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस प्रथम विदेशी जिसने भागवत धर्म को अपनाया। ये मैंने बातें आप सबको बता। नेक्स्ट वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की शानदार श्रृंखला आप सबके बीच लॉन्च की गई है। 1299 रुपए में अद्भुत तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आप इसे जरूर से पढ़िए। पढ़ेंगे नहीं बेटा ना तो कल्याण वल्याण होना नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। तो पढ़िए और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि लाइए। देखिए अगला जो दूसरा शासक है, हम लोग पढ़ेंगे शक आक्रमण, शकों के शासनकाल। इंडो ग्रीकों के बाद भारत पर शकों के द्वारा आक्रमण किया गया और ये भारत में शकों की 5 शाखाएं थीं, लेकिन 5 में 2 सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं थे जिनके विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करेंगे। शक जो थे मध्य एशिया के थे। इन्हें सीथियन कहकर संबोधित किया गया। शक राजाओं को क्षेत्रक भी या छत्रप, ये क्षेत्रक नहीं छत्रप भी कहा जाता है। ये आप याद रखना। ठीक ना? भारत में शकों की 2 शाखाएं स्थापित हुई, एक उत्तरी छत्रप और दूसरा पश्चिमी छत्रप। उत्तरी छत्रप के तक्षशिला एवं मथुरा 2 प्रमुख केंद्र थे, जबकि आपको जो है कि पश्चिमी छत्रप के उज्जैन और नासिक यानी मालवा और नासिक ये 2 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तक्षशिला का शासक माउस था और मथुरा का शासक राजकुल या ताजुल था। पश्चिमी छत्रप का प्रधान केंद्र नासिक और उज्जैन था। नासिक का प्रमुख भूमक और नहपान थे, जबकि उज्जैन शाखा का प्रमुख चष्टन और रुद्रदामन थे। ये बातें भी आप सब देखते चलो, याद करते चलो। नहपान शकों का पश्चिमी छत्रप शाखा का प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसका उन्मूलन किया और इसे बुरी तरीके से पराजित किया और सातवाहन वंश की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का कार्य गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा किया गया। जोगल थंबी नामक स्थल से नहपान के चांदी के सिक्कों का ढेर मिला है, जो शककालीन सर्वाधिक सिक्के आपको प्राप्त हुए। आइए रुद्रदामन के विषय में हम लोग देखेंगे। 123 से 150 ईस्वी यह शकों का महान शासक था, जो उज्जैनी शाखा के संबंधित था। रुद्रदामन की उपलब्धियों की जानकारी उसके जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से ही रुद्रदामन के दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है।
इसी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, यानी जीर्णोद्धार करवाया, और वहां पे किसी तरह का कोई बेगारे नहीं दी। जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हुणों के आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ है कहां, यह भी आप पूछ सकते हैं। तो जूनागढ़ वर्तमान समय में सौराष्ट्र, जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं, और गुजरात में जूनागढ़ आपको जिला है, अभी भी है, तो उसी जूनागढ़ की बातें हो रही है। इस अभिलेख में भारत के 4 शासकों और 4 राज्यपालों का एक साथ वर्णन मिलता है। आइए पहला या पर्शियन या पर्सियाई, इस वंश का पहला शासक मिथ्रेडेट्स था, और भारत में इस वंश का पहला शासक माउस हुआ। गोंडोफर्निस के समय में भारत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व प्रसिद्ध ईसाई संत टॉमस जो है आपको भारत आया था। संत टॉमस, पहला भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी प्रथम शताब्दी में ही हुआ। कालांतर में टॉमस दक्षिण चला गया, जहां तमिलनाडु में उसकी हत्या कर दी गई। संभवतः भारत की यात्रा करने वाला यह प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था। पहलवों ने चांदी का ट्रकमा सिक्का चलवाया, और इसके अलावा तख्त ए बही अभिलेख से इनके द्वारा आपको खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, जिसमें गोंडोफर्निस को गुद्वर कहकर संबोधित किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से दिया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मात्र 1499 रुपए में यह कोर्स आपको उपलब्ध है। आइए अंतिम विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाणों के विषय में हम सब देखते हैं। कुषाण चीन के यूची जाति के लोग थे, जो पश्चिमी चीन की एक खानाबदोश जाति थी। शकों के प्रदेश पर यूची जाति ने कब्जा कर लिया और मौर्योत्तर काल में आने वाले अंतिम विदेशी आक्रमणकारी बन गए। इस वंश का संस्थापक जो था कुजुल कड़फिसस को कहा गया, और कुजुल कड़फिसस द्वारा चांदी के सिक्के चलवाए गए। इसके कुछ सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए, जो रोमन लिपि के नकल पर बनाए गए। कुजुल कड़फिसस कुषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसने प्रथम शताब्दी में भारतीय क्षेत्र के पश्चिमोत्तर हिस्सा पर आक्रमण किया और वहां पर अधिकार करने में सफल रहा। कड़फिसस की आरंभिक मुद्राओं पर एक ओर यूनानी राजा हर्मिसस का नाम तथा दूसरी ओर उसका नाम अंकित मिलता है। अर्थात इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं यूनानी राजा हर्मिसस के अधीन यह शासन करता होगा। ठीक है ना, तो ये बातें आपको जानकारी मिलती है। अगला वीम कड़फिसस के विषय में हम लोग बातें करेंगे। वीम कड़फिसस का शासनकाल 90 से 100 सीई माना जाता है। रावतक अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि वीम तालुक का पुत्र और कनिष्क का पिता था। इसे कड़फिसस द्वितीय भी कहा जाता है। इसने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा आपको जो है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, सोने के, ठीक ना, शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया, और इसके सिक्कों पर शिव, पार्वती, नंदी, विष्णु, कार्तिकेय आदि देवताओं के चित्र अंकित मिलते हैं। वीम कड़फिसस को भारत विजेता के रूप में जाना जाता है, यानी भारत पर विजय प्राप्त करने वाला यह पहला शासक माना जाता है।
आइए कनिष्क। टॉमस और राखाल दास बनर्जी और रैपसन जो है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं। इसी वर्ष कनिष्क के द्वारा शक संवत चलवाया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग या के रूप में घोषित किया गया। इसके अनुसार साल का पहला माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन आपको माना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और यहां पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। यह जानकारी कलहण की राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम नाशपाती आड़ू की खेती प्रारंभ की। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर जिसे हम पेशावर कहते हैं और दूसरी मथुरा। प्रथम राजधानी पेशावर जो थी इसकी राजनीतिक राजधानी थी, जबकि सांस्कृतिक राजधानी इसकी मथुरा हुआ करती थी। 2 राजधानी इसने क्यों स्थापित किया? तो इसका साम्राज्य जो था बहुत विशाल था। बंगाल से लेकर ट्रांस ऑक्सियाना तक इसके साम्राज्य का विस्तार था, यानी कैस्पियन सागर का मुहाना। इतने बड़े साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कनिष्क के द्वारा पूर्वी और उत्तरी सीमा में आपको जो है 2 साम्राज्य के 2 राजधानियां बनानी पड़ी। इसी के काल में सामंती प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। बुद्ध का चित्र सिक्कों पर सर्वप्रथम अंकित कनिष्क के द्वारा ही करवाया गया। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता तथा अश्वघोष के उपाध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसी समय बौद्ध धर्म का द्वितीय विभाजन हुआ। हीनयान और महायान के रूप में विभाजन हुआ, जिसमें महायान शाखा का अधिक बोलबाला रहा। इसके दरबार में आपको जो है कि कई विद्वान, बौद्ध धर्म से संबंधित कई विद्वान निवास करते थे, जिसमें वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ये सभी विद्वान इसी के दरबारी माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति भी आपको इसी के समय बनी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी इसी के समय में आपको हुआ। बाल विवाह की प्रथा भी कनिष्क के समय में ही प्रारंभ हुई। इसके अलावा चूंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित कई बड़े बड़े कार्य कराए थे, इसीलिए इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध प्रतिमाएं और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के समय में ही शुरू हुआ था। ये बातें भी आप सब देख सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से आपको दिया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मात्र 1499 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, पार्स, वसुमित्र, चरक जैसे महान विद्वान निवास करते थे। अश्वघोष इसका राजकवि था और उच्च कोटि का विद्वान था, नाटककार था, दार्शनिक था, संगीतज्ञ था। इसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। कनिष्क इसे कहां से प्राप्त किया था? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था। बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचना है और सारिपुत्र प्रकरण को संस्कृत भाषा का प्रथम नाटक के रूप में जाना जाता है। चरक इसी के दरबारी थे और इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। नागार्जुन माध्यमिकावाद या शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं और माध्यमिका सूत्र का नामक ग्रंथ की रचना इन्हीं के द्वारा की गई। कनिष्क के समय में मूर्ति कला की 2 शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार और दूसरा मथुरा कला।
गांधार शैली जो थी, इसके अंतर्गत बुद्ध के बोधिसत्व की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई, जिसमें मैत्रेय की सर्वाधिक हैं। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है, भावी बुद्ध। गांधार कला की शैली की उत्पत्ति एशियाई माइनर तथा हेलियोनोस्टिक कला से हुआ है, यानी कह सकते हैं कि इस पर ग्रीक और यूनानी कलाओं का आपको भरपूर प्रभाव देखने को मिलता है। इसे इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कला का प्रधान केंद्र जलालाबाद पाकिस्तान में, बामियान अफगानिस्तान में, आपको स्वात घाटी जम्मू कश्मीर में और पेशावर, ये सभी स्वात घाटी जो है कश्मीर यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो ये इसका केंद्र के रूप में था। भारत तथा सांची के कनिष्क स्तूप जो निर्माण है उस पर भी इसके उदाहरण देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो से की तरह है, बालोल एकदम घुघराला उघराला बना दिया गया है। इसमें प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि भावनाओं का सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलता है। ठीक ना, तो ये बातें आप याद रखो। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से मात्र 999 रुपए में उन्होंने पढ़ाया है, आप शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। मथुरा कला, ये आपको मूर्ति कला की दूसरी मानी जाती है। ये पूर्णतः भारतीय शैली में निर्मित मानी जाती है। बुद्ध की सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला शैली में ही हुआ। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप और कनिष्क चैत्य का निर्माण भी करवाया। मथुरा कला में बुद्ध से संबंधित हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा शैली कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर आपको जो है राजा देवराज देवपुत्रो कनिष्क को अंकित है, यानी ये बात मिलता है कि ये कनिष्क के द्वारा ही आपको जो है किया गया है। कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका जो है कि उत्तराधिकारियों में योग्यता का अभाव देखा गया, जिसमें वशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वसुदेव ये सभी राजा बने। हुविष्क ने मथुरा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। कुषाणों के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उदय तक के बीच में विसेंट ऑथर स्मिथ ने भारतीय इतिहास का अंधकार युग के रूप में आपको जो है रेखांकित किया है। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं और ये वही हैं जो उन्होंने YouTube पर शानदार तरीके से आप सबको बताने का प्रयास किया है। ठीक ना, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहां तक आप सबके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही आशा करता हूं। चलिए नमस्कार।